जय हिंद। यूट्यूब के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अशोक के बारे में। अशोक एक अनोखा सम्राट। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार से चलता था यहाँ तक हम लोग अध्ययन कर चुके थे। आज थोड़ा सा पहले रिवाइज करवा देते हैं। देखिए क्या बताए थे, एक बहुत बड़ा राज। और वैसे स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्लास कैसा लगता है, ज़रूर बताइए। और यदि आप जो है इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जा कर के ज़रूर देखें। उसके बाद और जो है एक क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करें। तो आइए सबसे पहले कल की क्लास का थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। एक बहुत बड़ा राज, एक साम्राज्य, यानी हम जो जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास रहा है। पत्थरों को काटकर बनाया गया था। इसे सबसे पहले सारनाथ में स्थापित विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। वो किन के आदेश पर, निर्देश पर? तो अशोक, सम्राट अशोक के निर्देश पर जो ऐसा किया गया था। और इसी का जैसा जो कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए थे। तो अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? तो इसके दादा थे। तो अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। किसकी सहायता से की थी? तो आचार्य चाणक्य। किसकी सहायता से की थी? तो चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें कहाँ मिलते हैं? तो अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। तो पूछा जाएगा अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो क्या बोलना है, कौटिल्य या चाणक्य। और साम्राज्य में जो थे बहुत से नगर थे। साम्राज्य में बहुत से नगर थे, लेकिन इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण नगर कौन कौन सा था? तो एक जो था कि साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, और दूसरा उज्जैन, और तीसरा तक्षशिला जैसे जो नगर प्रमुख थे। और तक्षशिला जो था उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। और दूसरी तरफ उज्जैन देखा जाए तो उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था उज्जैन। नगर में कौन लोग रहते थे? तो नगर जो है, नगरों में शायद व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत में इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा क्या था? जंगलों से भरा पड़ा था। और वहाँ के जो लोग फल फूल का संग्रह करते थे, जो मध्य भारत था वहाँ पे ज़्यादातर इलाका जंगल से भरा पड़ा था। और वहाँ के लोग जो थे फल फूल का संग्रह करते थे, जानवरों का शिकार करते थे, के जीविका चलाते थे अपना। और साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में जो लोग अलग अलग प्रकार के भाषा बोलते थे, अलग अलग प्रकार के भोजन करते थे और अलग अलग प्रकार के जो पोशाक भी पहनते थे। तो राज्य जो है साम्राज्य से कैसे भिन्न था? राज्य साम्राज्य से सबसे पहला अंतर तो यही है कि साम्राज्य जो होता है राज्य से बड़ा होता है। साम्राज्य क्या होता है? राज्य से बड़ा होता है, बड़े होते हैं। और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है। यानी साम्राज्य की रक्षा करना है क्योंकि बड़ा है राज्य से, तो साम्राज्य की रक्षा के लिए बड़ी सेना की ज़रूरत होगी। और इसके लिए जो सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती थी। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता था। तो मौर्य साम्राज्य जो था बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ढंग से जो शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर जो है सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था। और इसका मतलब था कि आसपास जो इलाका था यानी गांव और शहर के किसानों और पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। यानी यहाँ से जो है कर इकट्ठा करने के लिए इनका प्रशासन जो चलता था। तो कर इकट्ठा किस प्रकार से होता था? तो अधिकारियों की नियुक्ति करता था। और इन अधिकारियों पर नज़र रखने के लिए एक जो है संदेशवाहक होता था। क्या होता था? संदेशवाहक, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे।
और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर क्या रखते थे? नज़र रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था। सबसे ऊपर कौन था? सम्राट। सम्राट होता था जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। तो प्रांत पर शासन कैसे किया जाता था? प्रांतों में जो राजकुमार को गवर्नर बना करके भेजा जाता था और वहीं से जो है उसी के द्वारा शासन किया जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच जो विस्तृत क्षेत्र थे, इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा गया है कि उत्तर पश्चिम जो कंबल के लिए और दक्षिण भारत जो सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। यानी उत्तर पश्चिम क्षेत्र जो था कंबल के लिए प्रसिद्ध था और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। तो नजराना किसे बोला जाता है? जो स्वेच्छा से लिया जाता था। नजराना स्वेच्छा से लिया जाता था। और अंत में क्या आते थे? जंगल वाले इलाके थे, वहाँ रहने वाले लोग जो है काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें ला कर दे। तो यहाँ तक जो है कल की क्लास में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज की क्लास में यहाँ से शुरुआत करेंगे। अशोक एक अनोखा सम्राट, अशोक के बारे में जानेंगे। तो अशोक जो है मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक था। अशोक जो है मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे, मतलब वह ऐसा पहला शासक था जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। यानी वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से, अभिलेख के द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश किया। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख कौन से भाषा में? तो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में। भाषा कैसी है इनकी? प्राकृत और लिपि ब्राह्मी, याद रखना है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख जो है कौन सी भाषा में है? तो प्राकृत। और लिपि कैसी है? तो ब्राह्मी लिपि में है। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। देखिए, कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही। अशोक के एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। यानी अशोक जो थे, सम्राट अशोक, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए इस युद्ध में। इससे मुझे अपार दुख हुआ। कौन बोल रहे हैं? अशोक के जो एक अभिलेख मिला है, वो अशोक जो खुद यह बात बता रहे हैं कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इनमें ब्राह्मण और शर्मन भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। क्या बोलते हैं? इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। अब युद्ध को त्याग कर देते हैं और मैंने जो है धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। ये कौन बता रहे हैं? अशोक। मैं मानता हूँ कि
धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जितना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। यानी यह अभिलेख क्यों उत्कीर्ण कर रहे हैं कि भविष्य के लिए, क्योंकि मेरे बाद जो है मेरे बेटे और पोते युद्ध ना करें। ये कौन बता रहे हैं? सम्राट अशोक। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। देखिए, अशोक का कलिंग युद्ध। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग जो है तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। कलिंग उड़ीसा का प्राचीन नाम है कलिंग। मानचित्र 5 पृष्ठ 68 देखो, यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा कलिंग कहाँ पे है। देखिए, कलिंग यहाँ पे, देखिए कलिंग है। तो कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का क्या प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। यानी अशोक जो थे, सम्राट अशोक, उन्होंने क्या निर्णय लिया कि भविष्य में जो कभी युद्ध नहीं करेंगे। इतना जो है खून खराबा, 1.5 लाख लोग मारे गए, बंदी बनाए गए 1 लाख लोग। इस तरह से इतना खून खराबा देख करके अशोक का दिल जो है पसीज जाता है और खून खराबा देख करके युद्ध से वितृष्णा हो जाता है, और उन्होंने निर्णय लिया कि भविष्य में जो कभी युद्ध नहीं करेंगे। कौन निर्णय लिया? अशोक। अशोक का धर्म क्या था? अब जानते हैं अशोक का धर्म क्या था। तो अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा या कोई भी किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में हुआ पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। क्या है? उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों में खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद नहीं पढ़ सकते थे। यानी अधिकारी को यह निर्देश दिया गया कि जो लोग नहीं पढ़ना जानते हैं उनको पढ़ करके सुनाया जाए। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका में भी दूत भेजे। यानी विदेश में भी इन्होंने धर्म का प्रचार किया। तो सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे और उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों के चिकित्सा की भी व्यवस्था की। यानी मनुष्य की तो व्यवस्था था चिकित्सा, जानवरों की भी व्यवस्था की, चिकित्सा की व्यवस्था की जानवरों के लिए भी। तो इस तरह से यह अध्याय समाप्त होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए
देखिए अशोक का धर्म क्या था, यानी इनके धर्म में जो देवता की पूजा नहीं होती थी, ना ही कर्मकांड की आवश्यकता थी। ठीक, इनका मानना था, अशोक का मानना था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था। अशोक मानते हैं कि यह वैसे ही मेरा कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। ये बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित है। यानी यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि अशोक ने कौन से धर्म को अपनाया था, तो बौद्ध धर्म को। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर क्या धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि जो व्यक्ति या जिसे पढ़ना लिखना नहीं जानता उसे पढ़कर सुनाया जाए। और कहाँ कहाँ प्रचार किए, तो अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। और उन्होंने क्या बनवाया, तो सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए जनता के लिए, और विश्राम गृह बनवाए। और इसके अतिरिक्त मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। तो अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश, थोड़ा सा इसे अध्ययन करते हैं। अपनी प्रजा के लिए जो अशोक क्या संदेश दिए, तो लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। एक कर्मकांड किसी काम के नहीं, वो क्या बोलते हैं, एक कर्मकांड जो है किसी काम के नहीं है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो ज़्यादा फलदायी होगी। यानी जो ये सब कर्मकांड कर रहे हैं, जब बीमार होते हैं, तब कोई बच्चों का विवाह होता है, बच्चों का जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं, जब तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं, ये सब जो किसी काम के नहीं हैं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो ज़्यादा फलदायी होगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या है, तो ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार। देखिए अशोक ने शिक्षा क्या दिया कि अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और बड़ों का आदर करना चाहिए। कभी सभी जीवों पर दया करना चाहिए, और ब्राह्मणों तथा शर्मनों को दान देना, ये सब करना, इस प्रकार के रीति को अपनाए। और अशोक अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे के धर्म की निंदा करना, इस तरह का जो है नहीं करना चाहिए। अपने धर्म की प्रशंसा, दूसरे के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। क्या बोलते हैं कि अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा, दोनों ही बातें क्या है, गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है, तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। यानी कि अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है, तो वह जो वास्तव में अपने धर्म को ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक ने धर्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक है। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक है। आज भी प्रासंगिक है कि नहीं,
कि नौकरों दासों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, बड़ा का आदर करना चाहिए, बड़ों का सभी जीवों पर दया करनी चाहिए। इस तरह की बात क्या है, आज भी प्रासंगिक है। थोड़ा सा अन्यत्र देख लेते हैं। देखिए, मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले 2400 वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। यानी 2400 साल पहले जो है चीन में जो चीन के सम्राट थे उन्होंने एक दीवार शुरू किया, चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। और इसे बनाने का जो उनका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबा है। कितना मीटर लंबा है? 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। और इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। सोचिए, इसका जो ऊपरी सतह है वो सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100-200 मीटर की दूरी पर निगरानी के लिए एक बुर्ज बने हैं। निगरानी के लिए एक बुर्ज बनाया गया है हर 100-200 मीटर की दूरी पर। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था। तो इस तरह से यह अध्याय जो समाप्त होता है। कुछ तिथियां हैं महत्वपूर्ण। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत कितना साल पहले हुआ था? 2300 साल पहले हुआ था। तो आशा करते हैं कि आप सभी को यह क्लास पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।